हम्म, नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजते ही आपका बीपीएससी 6 to 8 की क्लास प्रारंभ हो जाती है। आज प्रैक्टिस नंबर जो है 11 है। आप लोग लगातार बने हुए हैं और आपका बीपीएससी के टीआरई 3 के सारे रिजल्ट आ गए हैं। 1 से लेके 12 तक के सबके रिजल्ट आ गए हैं। अब जो है टीआरई 4 की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि बार बार अनाउंस हो रहा था कि टीआरई 4 आएगा, जल्द आएगा। जल्द मतलब कि फरवरी से पहले नहीं आ पाएगा, लास्ट फरवरी तक। ठीक, तो जनवरी लगने वाला है, नया साल लगने वाला है, नई चीजें होने वाली हैं। तो नए साल पे एक धमाका कर दीजिए कि 2025 जो है बेरोजगारी का चादर उतार करके रोजगार का कपड़े आप पहन लें। 2025 ऐसा साल आपके लिए हो, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, लगना पड़ेगा, तब जाके आप इस सपने को साकार कर पाएंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय हिंद। आज क्वेश्चन क्या रहने वाला है और आप लोग का कितना सही होता है हम ये चेक करेंगे। आप लोग का कितना सही होता है आज का प्रश्न। हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? रवि, आइए साउंड चेक करिए। बस से हाँ, आ रहा बस वानी, बस रुक जाइए 2 मिनट, आवाज जा रहा है। फटाफट आओ जल्दी से है। हेलो हेलो, वाइस जा रही है?
हेलो हेलो। हाँ वॉइस जा रही बच्चों लोग? चलिए वॉइस आ गई। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, वॉइस आ गई। तो चलिए अब जुड़ते हैं, बताना है आपको कौन सा विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अब देखिए, सब में यहाँ पे हम देखेंगे कि भरपूर में इपसे सही है हुआ है, भरसक में भी हुआ है, भरपेट में भी हुआ है, लेकिन भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, उपसर्ग नहीं लगा है, उपसर्ग नहीं लगा है। अब देखिए, भरतार, भर प्लस तार, भर प्लस तार, तार का कोई अर्थ नहीं है, तार का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखते हैं। तो उपसर्ग जो है 22 होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत के हिसाब से? 22 होते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे तो हाँ आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी उपसर्ग का प्रश्न है, नहीं हुआ है, आपको बताना है। 3 में हुआ है। मैंने क्या कहा है, सबसे अच्छा तरीका है शब्दों को तोड़िए, अलग करिए, इधर साइड का अगर अर्थ दे रहा है इसका मतलब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर आपको नहीं आ रहा है तब की मैं दशा बता रहा हूँ। ठीक, तो चैनल को सभी लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो कु प्लस ख्यात, देखिए कु प्लस ख्यात, कु प्लस ख्यात, इसमें क्या लगा है? लगा है, उपसर्ग लगा है। कु प्लस चाल, कु प्लस चार, कु प्लस लीन, कु प्लस योग। अब देखिए सबको तोड़ दिया। ठीक है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, लेकिन ये जो थर्ड वाला है, लीन का अर्थ इस संदर्भ में नहीं है। लीन का अर्थ इस संदर्भ में आपका नहीं है। ए नहीं, ए नहीं होगा। ख्यात मतलब प्रसिद्धि होती है। ख्यात मतलब क्या होती है? प्रसिद्धि होती है। तो आप लोग भी फटाफट जवाब दीजिए। जो बच्चे बच्चा एक दो जवाब क्यों आ रहा है? इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग जवाब देना। एक दो लोग का जवाब मजा नहीं आएगा। ठीक, सारे लोग जवाब दें जितने लोग देख रहे हैं क्लास को। अगला प्रश्न है कि लोक प्लस उपचार यह कौन सा बनेगा? तो बताइए क्या बनेगा आपका? लोक उपचार, लोकोपचार, लोकेपचार, लोकोपचार। सबसे पहले यह क्या है? यह गुण संधि है। गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि क्या कहता है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। गुण संधि यह कहता है कि अ प्लस ई या ई आ जाए, ई या ई आ जाए तो दोनों मिलके ए हो जाते हैं। अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद री आ जाए तो आपका अर हो जाएगा। यही, इतना ही आपका गुण संधि का नियम है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको गुण संधि तैयार हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ लोक, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ऊ है। अभी मैंने क्या बताया है? अ प्लस ऊ है। अ प्लस जब ऊ हो गया, अ और ऊ मिल क्या हो गया? अ और ऊ मिल के ओ हो गया। तो अ और ऊ मिल के हो गया तो लोको हो गया। क्या हो गया? लोको। यह मिल गया लोकोपचार। अब देखिए लोकोपचार किसमें है? लोकोपचार आपका, आपका डी विकल्प है। डी है ना? बहुत अच्छा आंसर सबका डी आ गया। चलिए बहुत अच्छा। तो सभी लोग जवाब दें कृपया। आपसे निवेदन है, जो लोग भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं सारे लोग आंसर करें। आज तनुजा नहीं दिखाई दे रही हैं और खुशबू का भी मैसेज नहीं आया और शिवेंदु एक हैं, इन लोग का भी मैसेज देख रहे हैं। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो मैसेज करेंगे तो मजा आएगा, उत्तर देंगे तो मजा आएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, बहन, कोयल और भैंसा भाषा में प्रचलित नहीं है। हाँ, लिंग परिवर्तन। यहाँ पूरा प्रश्न सुनेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसका एक लिंग परिवर्तन शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहले हम समझेंगे। देखिए लिंग जो है, लिंग जो है, लिंग जो है, यह लिंग मतलब होता है पहचान। लिंग मतलब क्या होता है? पहचान। लिंग जो है संस्कृत का शब्द है। लिंग कहाँ का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है, याद रख लीजिएगा। और लिंग जो है आपके दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग। दो प्रकार के, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग होता है, लेकिन हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं। और लिंग एक संस्कृत का शब्द है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होती है, पहचान होती है। ठीक, यहां पर समझने वाली क्या बात है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, उनमें स्त्रीलिंग उनका नहीं बनाया जा सकता। तो स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, उनमें मादा शब्द नर जोड़ देंगे, नर शब्द जोड़ देंगे, नर जोड़ के उनका पुल्लिंग बनाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं पुल्लिंग जिनमें जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, उनको हम मादा शब्द जोड़ करके हम पुल्लिंग क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे कोयल, देखिए चाचा का चाची हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा, बहन का भाई हो जाएगा। ठीक, भैंसा का, भैंसा क्या होगा, भैंस, हाँ सही है। भैंसा का सांड गाय मत लिख देना कि एकदम पगला जाओ, भैंसा का भैंस होगा। ठीक, यहां पर कोयल, एक शब्द क्या है, कोयल। कोयल का कोयला कोयली नहीं होती है, कोयल का ना कोयला होता है ना कोयली होती है। इसका मतलब क्या होगा, कोयल एक स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग नहीं बनता है। तो इसका पुल्लिंग बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नर कोयल। क्या लिखना पड़ेगा, नर कोयल, नर कोयल। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम नर शब्द लगा के उनका पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे चींटी, जैसे क्या होता है, चींटी। अब चींटी का पुल्लिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग चींटा पता नहीं कहाँ से बोल देते हैं। जो छोटे बड़का बड़का होता है वो चींटा होता है, जो छोटकी छोटकी होती है वो चींटी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध शब्द अगर देखेंगे व्याकरण के रूप से चींटा होता ही नहीं है। चींटी, चींटी क्या बनेंगे, नर चींटी, नर चींटी। जैसे मछली, मछली सदैव स्त्रीलिंग में रहती है, तो मछली का मछला नहीं होगा, नर मछली होगी, नर मछली। ठीक, ऐसे पुल्लिंग के भी बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे पुल्लिंग में जैसे मच्छर, मच्छर जो होते हैं, मच्छर एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नहीं बनता है, तो मादा मच्छर क्या होता है, मादा मच्छर। और इन्हीं के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक, मादा मच्छर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जब मैं आपको लिंग पढ़ाऊंगा तो वहां आपको मैं समझा दूंगा। इतना आप समझ जाइए जो बेसिक रूप से जो जानना आपको जरूरी था। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो अपादान कारक का प्रयोग तीन अर्थों में होता है। पहला अलगाव के अर्थ में, दूसरा तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, तीसरा भय या डर के अर्थ में। ये तीन जगह जो है अपादान का प्रयोग किया जाता है, तीन जगह। ठीक, तो यहां पर अपादान कैसे पहचाना है, शिकारी के तीर से बाघ मरा, ठीक है, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा, लड़का बाजार से लौटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़का बाजार से लौटा मतलब बाजार से जो है लड़का अलग हो रहा है, लड़का जो है बाजार से अलग हो रहा है, बाजार से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जब अलगाव की स्थिति आ गई तो क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति में साथियों आपका हो जाएगा डी विकल्प। अलगाव के अर्थ में मैं भाई बाजार से क्या रहा हूँ, बाजार से लड़का अलग हो रहा है, लौट रहा है। हाथी के द्वारा, यहाँ पे द्वारा आ गया, से और द्वारा किसकी पहचान है, से और द्वारा किसकी पहचान है, करण तत्पुरुष की, किसकी, करण तत्पुरुष की। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ देखो सत्संग से बुद्धि जुड़ी हुई है, अलग नहीं हो रही है, तो ये भी करण हो जाएगा, ये भी करण। लेकिन डी विकल्प जो है वह आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, अपादान कारक। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वह ही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यहाँ पे हम दो तीन चीज समझेंगे। वाक्य जो है, वाक्य जो है जैसे वाक्य जो है, वाक्य ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से रखे गए हैं।
एक होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, 8 भेद, ठीक है। और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। संयुक्त की पहचान यह होती है जो दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, कोई योजक शब्द, योजक चिन्ह नहीं, योजक शब्द, योजक शब्द मतलब और, एवं, तथा, ये सब क्या है? योजक शब्द हैं। इनको लगा करके कोई क्या बना जाता है? संयुक्त वाक्य बना दिया जाता है। एक पहचान और है, संयुक्त वाक्य दोनों ना एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं। जैसे मैं कश्मीर गया था, यह अपने आप में पूरा स्वतंत्र वाक्य है, ठीक। फिर यहाँ कि वहां से वह फल ले आया, यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, एक दूसरे से बंधे नहीं है। लेकिन हमने एक योजक शब्द और लगा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त, हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य, दो स्वतंत्र उपवाक्य के बीच कोई योजक शब्द लगा करके उनको संयुक्त बना दिया जाता है। मतलब ये एक दूसरे से ना चपके, मतलब अधूरे नहीं रहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि पहला वाला उपवाक्य दूसरे वाले उपवाक्य पर पूरी तरह आश्रित रहता है। जैसे सेठ जानता है कि, देखिए जानता है कि, जब तक आपने पूरा वाक्य नहीं पढ़ा तब तक आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मिश्र वाक्य है, ठीक। सेठ जानता है कि, आगे क्या? कुछ भी नहीं पता है। क्लियर हो गया? हाँ, नहीं समझ में आ रहा होगा या कोई चीजें और बता दीजिएगा हमें। हाँ सर, थोड़ा सा और समझा दीजिए, मैं और समझा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य पूछा है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 8, 2, 6 और 4। प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन चूंकि एक शब्द प्रयोग डाल दिया है, हो सकता है इसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। पहला क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के आपके होते हैं। आप लोग भी उत्तर दीजिए। और इसमें जो है 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। और सर्वनाम की संख्या जब पूछेगा, सर्वनाम की संख्या अलग हो जाएगा। सर्वनाम की संख्या, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भेद पूछेगा तो आपकी संख्या अलग हो जाएगी। संख्या जो है आपका 11 प्रकार का है। जब भी पूछेगा संख्या कितनी होती है सर्वनाम की? 11। ये हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं, ये जो है आपके गलत कर देते हैं, ठीक। चलिए, आंसर आ रहा है आप लोग का। हाँ। संख्या जब भी पूछेगा सर्वनाम की तो 11 होती है, लेकिन जब भेद पूछेगा, चूंकि यहाँ पे प्रयोग के आधार पूछ लिया, इसके कारण हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 6 ही होते हैं पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कविता पढ़ी होगी, ये प्रश्न बता लेंगे तो मैं, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने इतना बढ़िया समझाया है, मेरे चौथे या 5वें लेक्चर में आपने देखा होगा। इस वीडियो इस वाले प्रश्न को लेकर मैंने बहुत तगड़ा समझाया था कि संदिग्ध भूत कैसे पहचानेंगे और संदिग्ध वर्तमान कैसे पहचानेंगे और भविष्य काल को कैसे अलग करेंगे। उसने कविता पढ़ी होगी, बताइए। हमने क्या कहा था कि पहले यहां से पकड़ेंगे कि ये क्या है? उसने कविता पढ़ी,
पढ़ी। यह कौन सा है? हमने क्या कहा था कि जब सामान्य भूत के आगे होगा, होंगे, होंगी, लग जाए, लग जाए तो संदिग्ध भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा। ये मैंने बताया था, बहुत सिंपल सा ट्रिक, मैंने बहुत सिंपल सी ट्रिक समझाई थी आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उसने कविता पढ़ी, यहाँ क्या है? ये सामान्य भूत है, यहाँ क्या है? सामान्य भूत है। जब सामान्य भूत है, होगा, होंगी लग गया, तो क्या हो जाएगा? तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा पकड़ने का तरीका था। बहुत लोग होंगी होंगी चक्कर में जो है, ये जो है फ्यूचर लगा दिए होंगे। क्या लगा दिए होंगे? फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होगा, होगा, होंगी, होंगे से नहीं होगा। और सामान्य जो वर्तमान होता है वो भी ऐसे होता है। वो कैसे होता है? उसमें भी यही होता है कि अगर सामान्य वर्तमान है, उसके आगे अगर आप होगा, होंगी, होंगे लगा देंगे तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। जैसे जैसे हमने कहा राम जाता है, राम जाता है। अब ये सबको पता है कि इतना सामान्य वर्तमान है। हमने कहा राम जाता है, एक स्थान पे होगा लिख दिया। अरे इसको मान लीजिए ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। राम जाता है, यह सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, ठीक है, सबको पता है सामान्य वर्तमान तातीते है। अब राम जाता होगा, राम जाता होगा, अब हो गया, तुरंत क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। बस संदिग्ध वर्तमान, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, आप पकड़ ले जाएंगे। ऐसे ही आपको प्रश्न करने हैं। देखो ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं, आपका स्मार्ट वर्क है ये पढ़ाई का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक नहीं है? देखिए क्रिया विशेषण, देखिए विकारी के क्रिया विशेषण होता है, विकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय बोधक, और आखिरी तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये चार प्रकार के अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। सुनो जाते हुए साल की अंतिम तलब हो तुम, और आने वाले साल की जो भी हो लफ्जों की मुस्कान। ऐसे ही आप लोग हमको हाँ, नया साल, अंत साल जाने वाला है, दिसंबर बीत लगभग, आज 28 तारीख है, 2-3 दिन बाद नया साल हो जाएगा। साल नया होगा, आपके लिए चीजें पुरानी ही चलेंगी, आपका कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। हर साल ऐसे होता है कि इस साल कुछ सुधर जाएगा, कुछ होता होता नहीं है। इससे अच्छा है कि पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तब आपका साल जिस दिन नौकरी लगेगी ना, वो आपका नया साल होगा। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी वो आपका नया साल होगा। ये अविकारी, अविकारी के चार भेद होते हैं, अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय। तो एक जो है समुच्चय बोधक का प्रश्न पूछा है, जहां पर आपका क्या इसे बोलते हैं कि अगर आपने वाक्य वाले में वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, आप समझ जाएंगे। जहां पे एक दूसरे को जोड़ता हो, दो स्वतंत्र इसमें भी होते हैं। मैं आया, वह गया, मैं जाऊंगा या वह जाएगा। इसमें नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तीन है। अब देखो कौन कौन सा नहीं है। आपका मैं आया वह गया, ये भी है, ठीक है। मैं जाऊंगा या वह जाएगा, ये भी है। उसने कहा तो था लेकिन स्पष्ट नहीं है, वह बैठकर खाना खा रहा था। चार विकल्प है, जल्दी से बताना है क्या होगा, ठीक। बहुत सिंपल से फंडा है, क्या हो जाएगा कि वह बैठकर खाना खा रहा था, ठीक, वह बैठकर खाना खा रहा था। जहां पर क्या बोलते हैं, संयोग, क्या बोलते हैं उसको, अरे, और, एवं, या, अथवा, ये सब देख लीजिए, तो ये सब समुच्चय बोधक की पहचान है, समुच्चय बोधक के।
हाँ, और एवं या अथवा ये सब अगर आप देख लिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, ठीक। हम्म, चलिए, ये तीनों हैं, पहला, दूसरा और चौथा आपका अव्यय है। कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय है, लेकिन वह बैठकर खाना खा रहा था, आपका यह समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ये प्रश्न बढ़िया है। आजकल मौसम बदलने लगा है, बारिश का मौसम चल रहा है, प्रयागराज में बारिश हो रही है सुबह से। अब आपके यहाँ प्रणाम। सोनी यादव स्वागत है। 5 बजे क्लास चलती है, थोड़ा आप लोग लेट हो जाते हैं। रवि, थोड़ा यहाँ क्या हो जाता है छूने से। ये प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा? देखो वो थोड़ा सा मैं हटा रहा था तो कैसे हट गया सब। हाँ सही है, कोई शायरी लिख के भेज रहा था तो हटा रहा था तो। ठीक है, चलो। राम स्वागत। राम तनुजा, आज बहुत लेट हो गए आप। सोनी तनुजा बहुत लेट हो गए आप लोग। ठीक, चलिए, जितना कोई बात नहीं है, तब तक देख लेते हैं। आजकल मौसम बदलने वाला है, ठीक है, मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद परिचय बताइए। विशेषण मौसम, विशेष का विशेषण, पुल्लिंग एक वचन। ये प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने लायक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और है क्रिया विशेषण, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि ये जो है वह क्रिया का विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, मैंने बताया था कालवाचक समय, कालवाचक मैंने बताया था, काल मतलब क्या था? समय। काल मतलब समय। ये आजकल क्या है? आजकल ये समय को दर्शा रहा है, आजकल समय। तो आपको सबसे पहले पकड़ना है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब कालवाचक दो दो में दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे बताना पड़ेगा कि बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। अब देखिए, ये बदलने लगा है मतलब एक में जो है क्रिया का विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बतला रहा है, और एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये आजकल क्या है? ये समय है, समय मतलब टाइम, मतलब काल, ठीक है, तो ये हो गया। अब बदलने लगा है मतलब क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे क्रिया का विशेषण। क्लियर हो गया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक था, प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझने लायक था। टीआरई 4 की तैयारी कौन कौन कर रहा है? सारे लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। इस बार बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो सारे लोग अवेलेबल हैं। सबके पास सीटेट की मार्कशीट है कि नहीं? तनुजा और सोनी और जितने भी बच्चे मेरे हैं सुन रहे हैं, वो बताएं कि क्या ये आपके पास सीटेट का मार्कशीट है ना? बीएड मतलब जो योग्यता चाहिए आपकी, सारी चीजें हैं ना? कारण क्या है कि आज फॉर्म फरवरी में लास्ट तक में आ जाएगा, तो सब डिटेल रखे रहिए। अगला प्रश्न है, चलिए, हाँ तो बहुत अच्छा जब है, वत्स ध्वनियों के उच्चारण बताइए। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है। जिह्वा की नाक होठों को स्पर्श करती है। हाँ बहुत अच्छा, दोनों हो जाएगा। जिनका, हाँ दोनों लोग को, जिनका सीटेट है और बीएड या डीएलएड है, दोनों 6 to 8 का फॉर्म भर पाएंगे। और तनुजा जो है वो तो अगर सीटेट 1 भी पास की होंगी, तो दोनों के लिए आप अवेलेबल हैं। 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, दोनों के लिए 1 से 5 और 6 से 8। अगर आप सीटेट 1 पास किए हैं, सीटेट 1 या सीटेट 2 पास करी होंगे, तो इसमें आपका अगर दोनों पास किया होगा तो आपके 2 चांस है, ठीक। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर देखिए, चलिए आंसर जो है, इसका आंसर चलो पढ़ लिया जाए। इसका आंसर आपका ए हो गया। क्या क्या आएगा? न, र, स, ल, इतनी चीजें आती हैं।
हाँ, तो आपके लिए मैंने क्या कहा, दो ऑप्शन है, एक तो प्राथमिक विद्यालय का भी है बिहार का, उसके साथ साथ जो है आपका क्या बोलते हैं 6 to 8 का है। अच्छा, आपने प्राथमिक विद्यालय का आया था मध्य प्रदेश का, उसको आपने दिया था, जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 मतलब प्राइमरी का पात्रता परीक्षा हुआ था, वो दिया था। अभी ध्यान रखिएगा, 6 बजे 6 बजे आपको बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज आएगी मेरे द्वारा। बीपीएससी तैयारी 4 को लेके महत्वपूर्ण न्यूज अभी मैं 6 बजे दूंगा। महत्वपूर्ण न्यूज जो है वह 6 बजे आपकी 6:15 पर रहेगी। ठीक, हाँ, उस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वहां भी आइएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन, वहां बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ केवल क्लास पे चर्चा कर रहे हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लो। बिहार टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार टीआरई 4 के लिए अति आवश्यक, बहुत आईएमपी मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, अंगिका भागलपुर के निकट अंग नाम का प्रदेश, अंग नाम का प्रदेश, नाम का प्रदेश। ठीक, भागलपुर के निकट अंग नाम का एक प्रदेश है। ठीक है, अब भागलपुर कहाँ है बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको पकड़ लिया बिहार में, क्योंकि बिहार से प्रश्न आएगा। अगर बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न है उसको तो दम रट लेना चाहिए, हाँ ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, ये तो आना ही आना है। चांस बिहार वाले प्रश्न के बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं कि ग्वालियर की बोली कहाँ की है। ग्वालियर, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। खड़ी बोली की तो मैंने बताया था आपको, पास में ही खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोला जाता है। आपका आंसर क्या जाएगा, बुंदेली का। अब बुंदेली किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी के सभी हैं, ये चारों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत चारों हैं। ठीक, और पश्चिमी हिंदी में 5 होते हैं, आपको मैंने बताया था। इसके अलावा जो है झांसी, उरई, इसके अलावा ग्वालियर मतलब बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, आपको होना चाहिए उरई, हमीमपुर, बांदा, हमीमपुर, बांदा, बांदा। मैंने क्या कहा, इस पे मैं हालांकि अलग से क्लास लेता आपका। तथा मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, तथा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना। पन्ना जानते हैं ना, जहाँ हीरा पाया जाता है, पन्ना। याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछ लेगा तो क्या देंगे। दतिया, चरखारी, सागर, दतिया, चरखारी, सागर, ये सब क्या है, ये सब आपके बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली ग्वालियर के अलावा झांसी, उरई, हमीमपुर, बांदा। और फिर मध्य प्रदेश में आइए तो ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी और सागर, ये सब क्या है, ये सब आपके क्षेत्र बुंदेली के हैं। अब बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, टीकमगढ़, दमोह, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल, भोपाल तक बोली जाती है। भोपाल, बालाघाट, दामोह, इतने सारे क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। ठीक है, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए। बाकी तो खड़ी बोली मैंने बताया था कहाँ कहाँ बोली जाती है। हाँ सर, मेरे पास सीटेट की मार्कशीट है, तो बहुत अच्छा है। जब सीटेट की मार्कशीट है तो क्या दिक्कत है। हाँ, मार्कशीट है भाई, सही है। फॉर्म फरवरी में आएगा, तो फॉर्म जो है तत्काल भरिएगा।
ठीक है, बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे परीक्षा दे लेते हैं, फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, तो जब उनकी परीक्षा निकाल भी लिए, जब ज्वाइनिंग होती है तब वहाँ गड़बड़ा जाता है। जब उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है तो कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में ये बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर न होने की वजह से, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। तो ये बहुत सारे आपके थे जहां पर आपको बुंदेलखंड मतलब आपका बुंदेली बोली जाती है ना, तो आप याद करिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, क्लास मैंने इतनी बार बता दिया है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अर्ध मागधी क्या था? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी मैंने पढ़ाया था। पूर्वी हिंदी में क्या? ABC, ABC मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी आएगा आपका, इसमें बिहारी आएगा, बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला, ये सब आता है। ब्रांचल और पैसाची ये दो दिया है, आपको ये बताना है सर बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप बीपीएससी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बीपीएससी टीजीटी, पहले इसको समझिए, बीपीएससी टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट जो परीक्षा कराता है वहाँ का एस्टेट होना चाहिए। जो आप एस्टेट की परीक्षा है ना, एस्टेट पहले क्वालिफाई होना चाहिए आपका। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी बीपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको क्या चाहिए? आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए, ग्रेजुएशन प्लस एस्टेट 2 आपको इतनी चीजें होनी चाहिए। आपका टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, और जो बिहार अपनी एक परीक्षा लेता है पात्रता परीक्षा जिसको हम एस्टेट बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं 11 के 12 के शिक्षक, तो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड, और बीएड के साथ साथ एस्टेट 2 की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ठीक, अभी जो है 6 बजे बहुत महत्वपूर्ण क्लास चलने वाली है एस्टेट के विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड है सर एक बार एस्टेट आप करा दीजिए। साल में आपने 2 बार कहा था कराने को, लेकिन कराया नहीं। उस पर हम 6 बजे क्लास लेंगे, वहां आप लोग जरूर जुड़िएगा। उस क्लास में 6 बजे या 6:15 पे ऐसे ही क्लास है। ठीक, तो उस पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, बहुत अहम जानकारी आपको वहां मिलेगी। ब्रांचर जो है सिंधी, आपका आंसर मिल गया सिंधी। ब्रांचर क्या हो जाएगा? सिंधी। ब्रांचर जो है वह सिंधी का है। ठीक, इसके अलावा जो है पैसाची से क्या हो जाएगा? पंजाबी। पैसाची से पंजाबी लहंदा, पंजाबी और लहंदा, ये 2 है। ठीक, इतनी सारी चीजें निकली है। पश्चिमी हिंदी से किससे निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकली है। ठीक, यह क्लास पर डे शाम को 5 बजे चलती है। जो भी मेरे नए साथी जुड़े हैं आज की क्लास में, यह क्लास पर डे शाम को 5 बजे चलती है। ठीक, तो आप लोग 5 बजे ज्वाइन हो जाया करिए। तो ये सब चीज मैंने बता दी है। अगला प्रश्न देखूंगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई, छिन में गर्भ करे क्या इतना। ये रस से संबंधित है। रस की संख्या 11 होती है। रस की संख्या 11 होती है। ठीक, रस की संख्या 11 होती है। रस के भाग 4 होते हैं। रस के भाग या अंग 4 होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव, ये 4 होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे रस पूछा है, सबका हम सबसे पहले अस्थाई भाव देखते हैं। अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। फिर हम देखेंगे शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल, भक्ति का अनुराग, हाँ मीमपुर भी छूट गया होगा। ठीक है, ये प्रश्न बताना है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मन रे कागज का पुतला।
ठीक, मन दे कागज का पुतला, मन दे कागज का पुतला, ठीक है। फिर क्या है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, यहाँ पे कौन सी रस की प्रतीति हो रही है, तो यहाँ पर शांत रस की प्रतीत हो रही है। किसकी, शांत रस की प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पर एक समस्या है कि गुरुजी, एक प्रश्न हमारे मन में बहुत ज्यादा है कि भक्ति रस के उदाहरण को और शांत रस के उदाहरण को समझे कैसे, ये बड़ी समस्या है। क्या आप लोग के साथ भी समस्या आई है, जैसे कि तनुजय ने कहा सर ये डी आंसर लगा दिया, भक्ति रस लगा दिया कि मन ले कागज का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिन में। क्या आप लोग को भी समस्या होती है कि भक्ति रस और शांत रस को पहचानने में होती है? तो यस लिख दीजिए, हाँ सर इसमें हमें, इसके उदाहरण में हमें दिक्कत होती है जब परीक्षा में पूछा जाता है। अगर दिक्कत होती है तो यस लिखिए, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ लूंगा अगले क्वेश्चन पे, ताकि मैं समझाऊं। अब आने वाले समय में जब भी प्रश्न आएगा आपका वहां गलत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, मन दे तन कागज का पुतला, मतलब मन जो है क्या है, वह कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, मतलब कि जो एक दोहरा अर्थ दे रहा है। जैसे एक कागज होता है, कागज, कागज क्या होता है, बहुत पतला होता है, जैसे उसमें आप बारिश की बूंद डाल दीजिए तो कागज क्या होता है, फट जाता है, छिन हो जाता है। वैसे हमारा ये नश्वर शरीर है भाई, भाई क्या घमंड करना है भाई, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ठीक। तो बताएं कि आगे बढ़े, मैंने ये पूछा, ये क्या है, मिट्टी है, शरीर क्या है, मिट्टी है। इस पे किस बात का आप गर्व कर रहे हैं? जो ये सुंदरता, आप लोग सुंदरता के लिए जो परेशान है या सोशल स्टेटस के लिए परेशान है, कुछ नहीं रहेगा, सब चला जाएगा, ठीक। चलिए मैं बता दे रहा हूं आप लोग के लिए, भक्ति रस और शांत रस, भक्ति रस और शांत रस अंतर, भक्ति रस और शांत रस में अंतर समझेंगे हम लोग। भक्ति रस और शांत रस में अंतर समझेंगे, बहुत बेसिक रूप में समझेंगे, ठीक। समझिए, भक्ति रस में साथियों क्या होता है, भक्ति रस में गृहस्थ, समझिएगा, गृहस्थ जीवन या समाज में रहकर भी ईश्वर को याद किया जाता है, ईश्वर की को याद या पूजा पाठ किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। यहां समझिएगा, पूजा पाठ किया जाता है। भक्ति रस में क्या होता है कि आप सामाजिक होते हुए भी पूजा पाठ करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, भक्ति रस के अंतर्गत आते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, घर द्वार भी संभाल रहे हैं, सोसाइटी में भी रह रहे हैं, और उसके बाद भी समय निकाल के भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। शांत रस में क्या होता है, सांसारिक जीवन से, सांसारिक जीवन से मोह भंग कर, मोह भंग कर या संसार से वैराग्य लेकर, संसार से वैराग्य लेकर, वैराग्य लेकर केवल ईश्वर को याद करना, केवल ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर में लीन हो जाना, लीन हो जाना, लीन हो जाना, केवल ईश्वर में लीन हो जाना या ईश्वर को याद करना, ईश्वर को याद करना, वो क्या कहलाता है, आपका शांत रस कहलाता है। याद करना मतलब सांसारिक चीजों से आपका मोह माया हट जाए, संसार से आप विमुख हो जाएं, आपका क्या सामाजिक प्रतिष्ठा, क्या सुंदरता, क्या मोह माया, सब समाप्त हो करके केवल आपका जो जीवन है वह ईश्वर के लिए लग जाए, ठीक है। कहते ना, उसको अपने शरीर की चिंता नहीं है, शरीर, वो अपने शरीर को मिट्टी समझता है कि भैया ये मिट्टी है, कल मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, कल बुढ़ी, कल शरीर ढलेगा, ठीक। तो केवल सांसारिक में, जिससे क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में है तो सोसाइटी में स्टेटस, स्टेटस दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और अपने गृहस्थ जीवन भी चला रहे हैं,
उसके दौरान जो है हम ईश्वर को याद करते हैं, तो हम लोग इस श्रेणी में आते हैं। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? भक्ति रस के श्रेणी में आते हैं। भक्ति रस श्रेणी मतलब कि संसार से जुड़े हुए हैं, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी ईश्वर को याद कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक, अपना कार्य, जिसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आज मंगलवार है भी मंदिर भी जाऊंगा हनुमान जी के, तो ये क्या है? हम अपना कार्य करते हुए भी ईश्वर को याद कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सारा सामाजिक मोहमाया खत्म हो जाता है। मन रे कागज का पुतला, मन जो है वह कागज का पुतला है, ठीक है, नश्वर है, किस बात का भाई, किसका घमंड करना। तो अब समझ में आ गया, दोनों में ये अंतर होता है। तो अब समझ गए आप लोग, यहाँ पे क्या है? मन रे तन का कागज का पुतला ला गया, मतलब उसको कोई चीज की चाह नहीं है, कोई मोह माया अपने शरीर के प्रति नहीं है, किसी के शरीर के प्रति नहीं है, सांसारिक मोह माया समाप्त हो गई है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका शांत रस हो गया, मन रे कागज का पुतला। समझ में आ गया सबको? हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वो क्लास कितने बजे लगी है? गुड, ये इस पे क्यों आ रहा है? ब्रह्मास्त्र बैच ये सब इसमें क्यों? अच्छा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है ये पूछा है? ठीक। यहाँ पर पूछा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था घोड़ा उस पार। ये भक्ति रस और शांत रस समझ गए आप लोग? सभी जितने साथी देख रहे हैं, भक्ति रस और शांत रस में अब तो नहीं गलती होगी। तनुजा, सोनी, और जो, हाँ, ऐसे इतने इतना कठिन कठिन नाम रख लिए, इतने बड़े बड़े ना कि मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, फिर कहो गुरुजी को अंग्रेजी नहीं आती है। चलिए, भक्ति रस शांत रस अब नहीं गलत होगा ना? चलिए बता दीजिए, नहीं समझ में आएगा मैं फिर समझा दूंगा। यहाँ पर जब कोई चीज बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, जब कोई बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ा के, जैसे, हाँ समझ गए, हाँ तो आप लोग बोल दिया करें हाँ सर समझ गए, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ ना। आप लोग का वेट करता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं समझाऊं। आप लोग जब समझ जाइए तुरंत कमेंट कर दिए कि हाँ सर समझ गए हैं, या नहीं भी समझे हैं वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं पुनः समझा दूंगा। यहाँ पर अति मतलब देखिए, यहाँ दो कथन बना है, अति संयोक्ति। संयुक्त मतलब होता है कथन, अति मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कोई चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके। जैसे कुछ हमारे दोस्त ऐसे तो ना बहुत फेंकते हैं, फेंकने वाले भी आपके साथ होंगे, जैसे हमारे भी साथ में है, ठीक। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा किसी चीज को ना, सामान्य चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब देखो कैसे है, आगे नदियां पड़ी अपार, एक बड़ी सी नदी है, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब घोड़ा उस पार कैसे जाए, क्योंकि एक बड़ी नदी है। जब तक राणा महाराणा प्रताप ये सोच ही रहे थे कि भैया उस पार कैसे जाएगा, तब तक भैया घोड़ा उस पार पहुंच चुका था, ठीक है। तो आप समझ गए कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला था? पल्लव, चिदम्बरा, युगांत, कदा और बूढ़ा चांद। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। कब मिला था? 1968 में, 1968 ईस्वी में मिला था, पहला था, हिंदी में पहली बार मिला था, पहला अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की बात की जाए
चिदम्बरा को मिला था। और शुरू पहला जो पुरस्कार मिला था, एक बार परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, केवल ये लिख दिया जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। बच्चा यहाँ बहुत गलत कर देता है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार तो मुझे वो रचना याद नहीं आ रही है किस रचना के लिए मिला था। पहली बार जो है, हाँ गलत नहीं होगा ना, बहुत अच्छा, ठीक। पहली बार, अगर देखो प्रश्न कैसे आपका गलत होता, अगर मैं ये प्रश्न दे दूं कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो आप 100% 1968 लगा के चले आओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ गया है। पहली बार 1965 में शुरुआत हुई, 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह हिंदी को नहीं मिला। अब चूंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक विषय को तो मिलता नहीं है, संविधान में जितने भाषा हैं उतने विषय में उतने भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ठीक। तो इसलिए पहला जो है हिंदी, अब हिंदी के रूप में 1968 को पहला मिला, ठीक है, और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि चिदम्बरा को मिला पंत जी के लिए, ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर 1965 देगा तो गलत मत करिएगा, क्योंकि 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसी अन्य भाषा के लिए, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कल याद रहेगा तो मैं उस चीज को बताऊंगा आपको। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, इनको क्या कहता है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, बोध का कवि कहा जाता है, का कवि कहा जाता है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि सब लोग इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, ये सबको पता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, ये तो आप लोगों ने पढ़ पढ़ के दम रट लिया है। लेकिन अगर ये मैं कह दूं कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किस कवि को कहा जाता है, ठीक। सर जी प्रणाम, स्वागत है। पुष्पा, पुष्पा जी ये क्लास जो है 5 बजे चलती है, तो 5 बजे आप लोग ज्वाइन होकर रहिए, नहीं तो लेट होगा ना तो बहुत सारे देखिए प्रश्न चले गए, हालांकि आप देख लीजिएगा वीडियो इसका, ठीक। हाँ, तो ये आपका संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है, पंत जी को कहा जाता है। 1968 में मिला था, हिंदी का पहला है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पहला जो मिला था वह 1965 में मिला था, वह हिंदी विषय के लिए नहीं था, किसी अन्य विषय को मिला था, भाषा को मिला था, ठीक। चलो, एक पति के नोट्स, दो प्रश्न होता है यहाँ पे, दो प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है, एक यहाँ रचना है एक पति के नोट्स, एक रचना है एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, दोनों लिखी गई है, एक लिखा गया है एक पति के नोट्स, एक लिखा गया है एक पत्नी के नोट्स, दोनों अगर पूछ लेगा, ये है ममता कालिया, कई बार पूछा गया है कि यह जो, हाँ पुष्पा 5 बजे क्लास चलती है, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, आप पुराने वीडियो जो अब तक 10 प्रैक्टिस हुए हैं आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक। जब भी पूछेगा एक पत्नी के नोट्स किसका है, तो ममता कालिया लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों लिखा गया है, एक पत्नी के नोट्स भी लिखा गया है और एक पति के नोट्स भी लिखा गया है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि कल को अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको आना चाहिए। यह हमारा आखिरी प्रश्न होगा, बाकी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट डे पे करेंगे, ठीक। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाँ, अभी जो है ध्यान रखिएगा, शाम 6:15 पे, 6:15 पे अभी मेरी क्लास 6:15 पे, मतलब 6:15 पर, 6:15 पे मेरी क्लास बीपीएससी को लेकर रहेगी। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या अपडेट है, टीआरई 4 के लिए क्या, टीआरई 4 के लिए क्या अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट वहां आपको मिलेगी, तो आप लोग वहां जुड़ जाइएगा। 6:15 पे, अभी 6:15 पे मैं बताऊंगा कि बीपीएससी को लेके क्या है, एस्टेट को लेके बड़ी चर्चा चल रही है, क्या एस्टेट पुनः कराया जाएगा, या बीटेट के लिए भी एक चर्चा उठी है, ठीक है, डोमिसाइल को लेके चर्चा होंगी, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। अभी 6:15 पे वह क्लास आपकी प्रारंभ हो जाएगी, थोड़ी देर में आपकी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, महेंद्र भल्ला है, महेंद्र भल्ला है जो एक पति के नोट्स जिनकी रचना है, ठीक।
इनकी रचना कुछ है, दो देश तीसरी उदासी। क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। और हाँ, दो देश और तीसरी उदासी, दूसरी तरफ हो जाएगा। 5 से 6 बस हो गया लास्ट। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ मैं अभी देख रहा, पुष्पा वो देख ले रहा हूँ, बाई मिस्टेक हो गया, देख लेना आप लोग। अगर ये नोट्स थोड़ा सा आप लोग देख लेना, कभी कभी ना मिस्टेक हो रहा था, इतनी सारी रचनाएं हैं दिमाग में, आप चेक कर लेना, मुझे बता देना, मैं कल इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। इस चीज को लेकर के अगर है, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ इसलिए, ठीक। अगर आपको लगता है हाँ सर जी क्लियर करिए कि एक पत्नी के नोट्स, हाँ हाँ किसका उपन्यास, हाँ पुष्पा आप बता देना इसको, ठीक। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फिलहाल में दूसरी तरफ अब जो है, कल हम क्लास लेंगे, मतलब आपको नोटिफिकेशन जाएगा और यह टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में पुनः क्लास लेनी है। आपका बीपीएससी को लेकर के, क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है तुरंत उस पर आप लोग जानिए, आइए देखिए सुनिए क्या बीपीएससी 4 को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, स्टेट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कल मिलेंगे आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टीआरई 4 की तैयारी करते रहिए। अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, चाहते हैं कि एक सीट मजबूत हो जाए, तो जो है आप 96 28 95 92 37 पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, हाँ ठीक। हाँ मैंने इसलिए कहा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए लिख दिया कि आप चेक कर लीजिएगा इसको, अगर आपको डाउट लगता है तो, ठीक। हाँ चलिए ओके, मैं अब कल मिलूंगा आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। पुष्पा जी कल क्लास 5 बजे चलेगी, जब भी चलेगी, मतलब यह क्लास 5 बजे चलती है, ठीक।